whomever this video में कंसर्न, स्पेशली इमरान भाई, इस वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सेमेस्टर 2 4 यूनिट्स हैं। मुझे नहीं पता कौन सा टॉपिक कौन से यूनिट में आता है। ये जो पीछे पेज दिख रहा है इसमें ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं। ये मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, या तो एक होल वीडियो में या तो पार्ट्स बाय पार्ट्स, बट ये सारे टॉपिक्स हैं। मुझे ये नहीं याद कि मैंने पास्ट में क्या बताया था, इसीलिए स्टार्ट करेंगे हम सीक्वेंस जैसा भी लिखा हो। ये रहा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, वर्किंग ब्लॉक डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्लासेस, ये सारे टॉपिक्स हैं। यूनिट मुझे नहीं पता कैसे बटा हुआ है ये यूनिट 1 से 4 में। मोस्ट प्रोबेबली यूनिट 1 से 4 में सीक्वेंस वाइज ही है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये जो बेसिक्स है ना, ये कोई पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 पीडीएफ में पढ़ेंगे टोटल। ये रहा सारे असाइनमेंट्स वाला पीडीएफ, ठीक है। इस टोटल में इसमें 4 असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। इस प्रॉपर पीडीएफ में 4 असाइनमेंट्स है, सारे असाइनमेंट्स में ही कंपाइल्ड है। तो 2 पीडीएफ से पढ़ेंगे, एक शॉर्ट नोट्स वाले पीडीएफ से, एक असाइनमेंट्स वाले पीडीएफ से, ठीक है। असाइनमेंट वाले पीडीएफ में काफ़ी बेसिक बेसिक वाले टॉपिक, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, डायग्राम से अलग अलग बताओ, वो सारे पढ़ाए हैं। और जो कोर टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी और पास करने में भी, वो यहाँ पे है इस पीडीएफ में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी एक्सेट्रा। देन इसे हम उससे देख लेंगे। देन हम चलेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, हम सेकंड ये पढ़ेंगे, इसे हम असाइनमेंट्स वाले पीडीएफ से देख लेंगे। देन हम चलेंगे कास्टिंग में। कास्टिंग में सिर्फ हम सैंड कास्टिंग और मोल्डिंग सैंड्स वगैरह पढ़ेंगे हम। फिर ये जो टाइप्स है ना हमारे, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, डाई कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ओपुलर फर्नेस, हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग, ये हम असाइनमेंट से देखेंगे, ठीक है। वेल्डिंग पे हम आएंगे, वेल्डिंग के मेन कॉन्सेप्ट हम इस पीडीएफ से पढ़ेंगे। जो टाइप्स हैं हम वो दूसरे पीडीएफ से पढ़ लेंगे। फोर्जिंग वगैरह, पाउडर मेटलर्जी हम दूसरे पीडीएफ से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे। इस सिर्फ ये पेज देखना है अभी, सिर्फ ये डायग्राम देखना है, हमें देखना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले बेसिक में ये मान के चल रहा हूँ कुछ नहीं आता आपको। हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, सॉरी चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स में ये पढ़ा था हमने। एक चीज होती है स्ट्रेस, एक चीज होती है स्ट्रेन। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन ये सब भूल जाओ, जो पीछे लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाओ, ठीक है। बॉडी पे आपने कैसे भी फोर्स लगाई है, फोर्स भी डिफरेंट होती है। अगर आप दबा रहे हो उस बॉडी को तो कंप्रेसिव, अगर आप खींच रहे हो तो टेंसाइल फोर्स। बाद में किसी भी तरीके से आप उस बॉडी पे फोर्स लगाओ, उस बॉडी के अंदर जो बाहर एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स बॉडी में डेवलप होती है, जो कि रेजिस्ट करती है एक्सटर्नल फोर्स को, वो होती है स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेस को हम फॉर्मूला में कैसे देखें? तो वो होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस भी एक तरीके का प्रेशर है, फोर्स बाय एरिया। बस स्ट्रेस और प्रेशर में ना एक थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द दो या 3 मार्क्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है। तो प्रेशर एंड स्ट्रेस के डिफरेंस आप गूगल पे कर सकते हैं। इंटरनल कंप्रेसिव फोर्स होती है हमारी स्ट्रेस, जिसका सिंबल होता है सिग्मा। प्रेशर होता है फोर्स बाय टोटल एरिया, जितना भी फोर्स है। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं है, यूजुअली एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ये सारे एक की डिफरेंस तो यही था। बाकी और डिफरेंसेस आप गूगल पे देख सकते हैं, हमने भी अपने टाइम पे देखे थे, सेकंड सेमेस्टर में भी, थर्ड सेमेस्टर में भी, क्योंकि मैं रोबोटिक्स से हूँ। सेकंड सेमेस्टर में ही तुम्हारा रहेगा, तो देख लेना। तो स्ट्रेस होता है ये। अब स्ट्रेन क्या होता है? कोई बॉडी है, मान लो कोई सी भी बॉडी है, उसको आपने खींच लिया, ठीक है। तो खींचने से उसकी लेंथ हो गई इतनी, तो ये हो गया चेंज इन लेंथ। कितना हुआ? ओरिजिनल लेंथ है एक्स, सॉरी एल है, मान लो लेंथ एल है, चेंज इन लेंथ हुआ एक्स। तो चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ होती है हमारी स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ क्या हो गया? डेल्टा एल। लेंथ क्या हो गया हमारा? फाइनल लेंथ, फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये होता है हमारा। तो मतलब चेंज इन लेंथ कितना है? एक्स चेंज हुई लेंथ, बढ़ी या घटी। चाहे वो एक्स बढ़ सकती थी, अगर हमने दबाते बॉडी को तो वो बॉडी क्या होती? छोटी सी हो जाती, तो वो एक्स लेंथ घट सकती थी। जो भी लेंथ हमारी चेंज हुई बॉडी की, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, की होती है स्ट्रेन, ठीक है। बॉडी ये बताती है कि बॉडी कितना कितने फोर्स पे बॉडी कितना रेजिस्ट कर सकती है, कि एक पॉइंट पे आगे बॉडी अब खींचने लगेगी। फॉर एग्जांपल एक रबर बैंड है, रबर बैंड को आप खींचते हो स्ट्रेच होती है, एक पॉइंट पे आके टूट जाती है ना। तो स्ट्रेन भी वही बताता है कि किस पॉइंट पे आके वो टूटेगा। तो उसे हम समझते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम से। स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा और इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन, स्ट्रेन, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है। ये ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं। मटेरियल ना 3 टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है। माइल्ड स्टील होता है एक मटेरियल, ठीक है, जो कि होता है डक्टाइल। डक्टाइल मटेरियल 2 टाइप के मटेरियल होते हैं, डक्टाइल
ब्रिटल, ठीक है। अब उसमें डिफरेंस क्या है, एक थ्योरेटिकल डिफरेंस आता है डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल में, और एक ग्राफिकल डिफरेंस आता है। तो यूजुअली पेपर में ग्राफिकल डिफरेंस बताने में मार्क्स मिलते हैं कि इस ग्राफ को देख के बताओ कौन सा मटेरियल डक्टाइल है, कौन सा हमारा ब्रिटल है। थ्योरेटिकल डिफरेंस क्या है, डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जो हमारे वायर में ड्रॉन हो सकते हैं और लोड बियर कर सकते हैं, हमारे खींच सकते हैं, ये सारे कहती हैं बचपन में देखते हैं। ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जो हार्ड होते हैं, टूट जाते हैं। ये आप इंजीनियरिंग में नहीं कह सकते, आपको 2 थप्पड़ मारेगा एग्जामिनर और 0 मार्क्स देगा। ग्राफ के थ्रू बताते हैं, तो एक आता है डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। सिग्मा वाई एक्सिस में होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन होती है हमारी एक्स एक्सिस में। तो ये ना, ये डायग्राम डिफर करता है हमारा डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए। आप खाली डायग्राम देखिए क्या दिखा रहा है वो भूल जाइए आप। तो डायग्राम में ये आता है हमारा, कोई सा भी मटेरियल हो, ये वाला डक्टाइल मटेरियल हो तो वो ये डायग्राम फॉलो करता है, ब्रिटल मटेरियल हो तो ये डायग्राम फॉलो करता है। इसमें हमें एक एक पॉइंट की सिग्निफिकेंस समझनी पड़ेगी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, एक पॉइंट का मतलब क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं माइल्ड स्टील के लिए। ये डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, उससे ज़्यादा नहीं जानना, ये सब कुछ नहीं देखना क्या लिखा हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ वो देखना है। ग्राफ बनाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई हमने, ठीक। ये हेडिंग दी, ये हेडिंग दी, ग्राफ खींचा। माइल्ड स्टील में क्या होता है हमारा, पहले कुछ पॉइंट्स आते हैं। एक पॉइंट आता है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। या तो यंग्स मॉड्यूलस की जगह कोई और मॉड्यूलस है, जनरल मॉड्यूलस है तो इलास्टिक मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन में डायरेक्ट रिलेशन है, बीच में एक मॉड्यूलस आ जाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक, इलास्टिक मॉड्यूलस। अब ये ना बहुत सारे टाइप के होते हैं हमारे। ये होता है यंग्स मॉड्यूलस, सबसे कॉमन मॉड्यूलस होता है यंग्स मॉड्यूलस। ये होता है बल्क मॉड्यूलस बी। ये होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मॉड्यूलस होता है, तो कांस्टेंट बदल जाता है लेकिन ये रिलेशनशिप सेम रहता है, ठीक है। तो ए पॉइंट जो होता है ग्राफ में, ये होता है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब क्या हुआ, ठीक है, एक बॉडी है, ठीक है। अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो क्या होगा, वो बॉडी खिंच जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो एक रबर बैंड है, अगर हम उसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो वो खिंच जाएगी, टूटेगी नहीं। अगर हम वो 5 न्यूटन का फोर्स हटा दें तो वो क्या करेगी, शेप रिगेन कर लेगी, ठीक है। तो ये लिमिट जहां तक हम प्रोपोर्शनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये होती है हमारी इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट। और वो पॉइंट जहां तक मटेरियल प्रोपोर्शनल तो है लेकिन शेप रिगेन हो जा रहा है, वो लास्ट पॉइंट, वो एकदम ही लास्ट लिमिट की यहाँ तक, इसके बाद जो शेप रिगेन नहीं होगा, रबर बैंड खींचे हम तो वो लिमिट जहाँ तक, लास्ट लिमिट जहाँ तक रिगेन हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल 7 न्यूटन मान लो फोर्स है, 7 न्यूटन फोर्स है, ये लगाएंगे तो यहाँ तक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगी। ये होती है हमारी इलास्टिक लिमिट। उसके बाद आती है हमारी अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, सी डी आता है हमारा। फिर ई आता है हमारा अल्टीमेट लिमिट पॉइंट। ये तीनों एक जैसे होते हैं, ये बाद में देखेंगे। एफ आता है फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट ये होता है हमारा, एक हद तक मान लो एक रबर के लिए 10 न्यूटन है, इतना खींच लीजिए कि वो रबर टूट गए, तो वो पॉइंट जहाँ पे रबर टूटे वो होती है हमारी फ्रैक्चर पॉइंट। अब ये रोबोटिक्स में हमें निकालना पता, हमें नहीं पता कि 7 न्यूटन है 10 न्यूटन है, हमारे ना प्रॉपर मशीन्स होती है। मशीन में हम अपने रबर बैंड लगाते हैं और उसको एक हल्के हल्के खींचते हैं, और मशीन ना एक वीडियो बना रही होती है और उसकी फोर्स भी एनालाइज कर रही होती है। तो जिस पॉइंट पे, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस होती है ना, तुमने रील में देखी होगी, उसमें च्युइंगम डाल के दबा के देखा, सिक्का डाल के दबा के देखा, और जेम्स डाल के दबा के देखा कि किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, जैसे सिक्का जो है या हथौड़ा जो है दब गया। तो वैसे ही हमारे ये भी होती है, फ्रैक्चर पॉइंट निकालने की एक मशीन होती है, ठीक है। वो हमें लेना देना नहीं है अभी अभी इस सेकंड सेमेस्टर में, लेना देना नहीं है। फ्रैक्चर पॉइंट में क्या होता है, किस पॉइंट पे टूटा, फोर्स है। अब ये क्या है, जैसे इलास्टिक लिमिट रीच आउट करता है ना, फॉर एग्जांपल अब जो है रबर बैंड इतनी खिंच गई, अब वापस शेप में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल स्पाइरल होता है ना, स्पाइरल तुमने कॉपीज में देखा होगा, उसे एक हद तक खींचो दोबारा ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बार ना स्ट्रेट होने लगता है, ऐसा हो जाता है। अब ये दोबारा रीशेप तो नहीं आएगा, लेकिन टूट भी नहीं रहा, अभी आके इस मुकाम पे फंस गया है ये इस शेप में। तो ये आती है अपर यूनिट पॉइंट, लोअर यूनिट पॉइंट, इलास्टिक अल्टीमेट लिमिट, कि ये मैक्सिमम फोर्स उस पर लगा सकते हैं जस्ट टूटने से पहले, ये होती है अल्टीमेट लिमिट। ये अपर डाउन एक डिप मारता है कि इसका टिप का मतलब क्या है, स्ट्रेन बढ़ रही है, कम फोर्स पे कम स्ट्रेस पे स्ट्रेन इंक्रीज कर रही है। अब हम स्ट्रेस लगाए ना लगाए, वैल्यू ग्राफ के ऊपर हो ना हो, ये टूटेगा ही टूटेगा, स्ट्रेन बढ़ती चली जा रही है, खींचता चला जा रहा है मटीरियल। तो ये होता है, इसमें ना कुछ रीजंस होते हैं, होता है हमारा। अब इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, डक्टिलिटी, ठीक है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है देख लेना, मटेरियल जो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए,
ठीक है, अप टू 0.1% ऑफ इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। फोर्स लगाने से मटेरियल 0.1% तक डिफॉर्म हो जाए, यानी कि दोबारा इलास्टिक लिमिट रीच ना कर सके, मतलब दोबारा शेप रिगेन ना हो सके, ये होती है डक्टिलिटी। ये नहीं कि ड्रॉन इनटू थिन वायर्स बकवास है वो। इलास्टिसिटी क्या होती है? रिगेन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि ये इसी पॉइंट पे इस ग्राफ में दिखाना है तो इलास्टिसिटी ये होती है पॉइंट बी तक फोर्स लगाना, जिस पॉइंट तक दोबारा वो ग्राफ वापस आ जाए हमारा बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में, वो होती है इलास्टिसिटी। इसका अपोजिट होता है प्लास्टिसिटी। अभी बल्क और सरफेस प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। हार्डनेस, हार्डनेस क्या होती है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल। हार्डनेस को ना हमारे समस्या 3 में रोबोटिक्स में एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करते हैं हम? स्क्रैच करते हैं एक मटेरियल को, जैसे डायमंड, डायमंड टूल से ना एक मटेरियल स्क्रैच करते हैं और उसमें हम हार्डनेस नापते हैं कितना स्क्रैच हुआ। तो हार्डनेस के सरफेस प्रॉपर्टी ये हो गई हमारे मटेरियल की एबिलिटी टू विथस्टैंड इंडेंटेशन, यानी कि स्क्रैच से बचने की टेंडेंसी, किस हद तक फोर्स लगाएं कि वो स्क्रैच झेलने में से खिंचते हैं। ये तो हमारी हार्डनेस। टफनेस होती है हमारी बल्क प्रॉपर्टी। अब बल्क प्रॉपर्टी क्या है हमारी? एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये होल एरिया जो होता है ये होती है टफनेस। यहाँ तक का एरिया होता है, ओ ए बी तक का एरिया रीजन होता है हमारा रेजिलियंस। रेजिलियंस एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, ठीक है। ठीक है, मैथमेटिकली प्रॉपर्टी ये स्ट्रेन एनर्जी के टर्म्स में दिखाया गया, हाफ सिग्मा इनटू एप्सिलॉन होता है इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ तक का एरिया, तो ये बताया गया, समझ में आई। मेलिबिलिटी क्या हो गई हमारी? बिना फ्रैक्चर और कंप्रेसिव फोर्स। अब मेलिबिलिटी डक्टिलिटी में बस इतना सा फर्क है। डक्टिलिटी में हम मटेरियल को खींच रहे हैं तो वो 0.1% तक उसकी डायमेंशन चेंज होने में, यानी कि हमेशा के लिए थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा होने में कितनी फोर्स लगेगी, ये हो गई हमारी डक्टिलिटी। और मेलिबिलिटी क्या हो गई? उस मटेरियल को दबाने में कब तक दबा सकते हैं कि वो मटेरियल टूट जाए, ये होती है हमारी मेलिबिलिटी। ठीक है, डन हो गया हमारा मामला। तो ये बस बाकी रीड कर देना, इतना नहीं बता रहा मैं अब। कास्टिंग आती है, सैंड कास्टिंग आती है। सैंड कास्टिंग में बेसिक मकसद क्या होता है? जब हम सबसे ऊपर आते हैं कास्टिंग पढ़ रहे हैं, मैंने बोला था सैंड कास्टिंग यहाँ से पढ़ेंगे, बाकी हम यहाँ से देख लेंगे असाइनमेंट से। असाइनमेंट से क्या देखना है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खुद देख लो। ये कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। क्यूपुलर फर्नेस एक चीज़ होती है ना, क्यूपुलर फर्नेस, इसमें कुछ याद करने मतलब कुछ समझाने जैसा नहीं है। क्यूपुलर फर्नेस में, फर्नेस मतलब क्या है? इस एक जगह हम एक चीज़ को गर्म कर रहे हैं, तो कौन कौन से सेक्शन है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ कितने डिग्री तक गर्म कर रहे हैं, क्या रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे खुद देख लेना तुम, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्लासिफिकेशन देख लेना, ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग, जॉइनिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, सब बकवास है, स्टार्टिंग वाले पेज में दिखाया वो है। अब आता है मेन चीज, ये पैटर्न एनालिसिस, इसके पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा। कास्टिंग पढ़नी पड़ेगी, सैंड कास्टिंग पढ़ेंगे, बाकी सब पूरा पढ़ने समझाए खुद देख लेना तुम। ये भी उससे मैं समझा दूंगा, एक ओवरव्यू दे दूंगा, देखना तुम्हें असाइनमेंट से है मेन चीज। कास्टिंग में क्या है, मेन मकसद क्या है? हमने एक डब्बे में मिट्टी भरनी है। तुमने देखा होगा, होता है ना, सोना पिघलाते हैं, सोना पिघला के उसे एक गोल्ड बार बना देते हैं, यूट्यूब में दिखाया गया है। ऐसे ही एल्यूमिनियम बार बना देते हैं, वो बहुत ही बढ़िया वीडियो लगता है। मेन मकसद ये होता है, मेटल को एक जगह भट्टी में पिघलाओ, वो हो गया कुपोजा फर्नेस का सेक्शन। मेटल जब भट्टी में पिघल के मोल्टेन स्टेट पिघल जाए एकदम, उसे एक ऐसे डब्बे में डालो जिसके अंदर रेत है, और रेत में क्या डला हुआ है? पैटर्न डला हुआ है। पैटर्न इन द सेंस, ये रेत है, यहाँ पे बाजू 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 रेत 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 एज्यूम कर लो। यहाँ पे ना एक पैटर्न डला हुआ है ऐसा कि अगर हम यहाँ पे मेटल भरेंगे तो वो एक रेक्टेंगल के शेप में बदल लेगा। ये पैटर्न अलाउंसेस आता है। तो ये हमारे कास्टिंग का मेन मकसद है, एक मेटल, पिघले हुए मेटल को एक शेप देना। अब उसमें ना सैंड की टाइप होती है, सैंड कास्टिंग में ना वो जो रेत होती है उसमें ना सैंड कास्टिंग की टाइप होती है। ग्रीन सैंड होती है, इसकी बस कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। ग्रीन सैंड होती है, ड्राई सैंड होती है, पार्टिंग सैंड होती है, लोम सैंड होती है। उसमें कुछ डायग्राम्स एक एक सैंड के, सैंड बॉक्स के। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन सैंड होती है, तो इसकी कंपोजिशन याद रखना, ठीक है, क्या होती है। खत्म। सॉलिडिफिकेशन मटेरियल पे बाद में आएंगे। सॉलिडिफिकेशन के सब पैटर्न, पैटर्न पे आते हैं। अब वो जो रेत के बाद जो पैटर्न रखते हैं, जिस शेप का हमें मेटल बनाना होता है, तो वो पैटर्न किस किस चीज से बन सकता है, वो शेप से उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। पैटर्न के टाइप्स मेन है हमारे, श्रिंकेज एनालिसिस होता है, ये होता है हमारा मशीनिंग एनालिसिस होता है, ड्राफ्ट एनालिसिस होता है, डिस्टॉर्शन एनालिसिस होता है, मैपिंग एनालिसिस होता है। तो ये थ्योरी यहाँ से पढ़ना है कि पैटर्न क्या होता है हमारा। पैटर्न बस एक शेप, जो मेटल को जो शेप देना है वो होता है पैटर्न। अब ये श्रिंकेज एनालिसिस में हमें मेटल दबा रहे होते हैं, वो इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ से पढ़ देना, कोई बताने वाली चीज़ नहीं, बताने वाली चीज़ है गेटिंग सिस्टम जो मैं पूरा बताऊंगा। पैटर्न के डायग्राम यहाँ देख लेना है। पैटर्न एनालिसिस, ड्राफ्ट एनालिसिस का डायग्राम ये रहा। गेटिंग सिस्टम में होता है, फिर कास्टिंग के टाइप्स हो गए हमारे, ठीक है। तो गेटिंग सिस्टम में क्या है? गेटिंग सिस्टम में सब भूलो क्या लिखा है। गेटिंग सिस्टम में प्रॉपर मेटल में क्या डाल दिया है हम, सॉलिडिफिकेशन वगैरह बाद में देखेंगे। एक बड़ा डब्बा है,
जिसमें रेत भरी हुई है। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं कोप, नीचे वाले को बोलते हैं ड्रैग। यहीं से देखते हैं, नहीं यहाँ से अच्छा नहीं है। ऊपर वाला हिस्सा कोप, नीचे वाला ड्रैग, COPE होती है स्पेलिंग, गलत लिखा है मैंने। यहाँ से ना एक फनल टाइप होता है, एक छन्नी टाइप एक चैनल होता है जहाँ से हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, उसको बोलते हैं पोरिंग बेसिन। ये जो शेप है ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए। पोर करते हैं, यहाँ पे एक फिल्टर लगा होता है। अब मेटल पोर करना है तो फॉर श्योर हमें चाहिए कि उसमें कोई एयर नहीं होता। एयर एस्पिरेशन इफेक्ट एक नाम होता है। ये चैनल है ना ऐसा है, मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ, ऐसा है जैसे हमारा बेसन होता है ना वैसा है। वो इस बेसिन का मतलब क्या, पोरिंग बेसिन। फिर यहाँ पे एक फिल्टर है फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए, फिर यहाँ पे गोला है। तो ऐसा है ये। यहाँ से हमने मोल्टन मेटल डाला चम्मच से, जैसे तैसे हमने भट्टी से निकाला, ऐसे हमने उलट दिया। यहाँ पर बीच में एक फिल्टर है जो इसकी मेटल की स्पीड रोकता है। इसे बोलते हैं हम स्प्लैश, नहीं इसे बोलते हैं सिरेमिक फिल्टर। फिर हम नीचे गया, इस वर्टिकल चैनल को बोलते हैं हम स्प्रू। स्प्रू बोलते हैं इस वर्टिकल चैनल को। इसका मकसद क्या होता है, स्प्रू होता है टेपर्ड, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। स्प्रू होता है टेपर्ड, टेपर्ड इसलिए होता है एयर एस्पिरेशन इफेक्ट अवॉइड करता है, यानी कि उस मोल्टन मेटल में कोई हवा ना दब जाए जिससे मेटल के एंड में शेप खराब हो। मिट्टी यहाँ डली हुई है, ठीक है, कैविटी में मिट्टी डली हुई, मिट्टी के ऊपर एक पैटर्न डला हुआ है। तो उससे पहले मेटल को एक सीरीज ऑफ स्टेप से पास कराते हैं कि मेटल हमारा सॉलिडिफाई होने के लिए, यानी कि मोल्टन मेटल जो है हमने भट्टी में पूरा करने से पिघलाया, यहाँ डाला। इसलिए डाला ताकि अब हम वेट कर रहे हैं कि मेटल को एक शेप लेके जाके दें। तो वो एंड में लेके, हम एंड में चाहिए हमें शेप, उससे पहले हम मेटल को थोड़ा प्री प्रोसेस करेंगे। पोरिंग बेसिन में डाला, स्प्रू से पास हुआ, इसमें कुछ फिल्टर लगे हुए हैं जो उसने इम्प्योरिटी ट्रैप कर दी, और टेपर्ड है तो एयर यहाँ से निकल गई बाहर, निकल के चले गए ऊपर। फिर यहाँ पे एक ऐसे नीचे गड्ढा है, ये क्या है हमारा, ये फ्रिक्शन रोकने के लिए कि कभी मेटल घिस जाए दीवार से। कभी ये पूरा सिस्टम ही मेटल ऊपर जब हम से गिरा तो ये जो है ना ये घिस सकता है, इसकी साइड घिस सकती है, पूरा गेटिंग सिस्टम टूट सकता है। तो इसीलिए हमारा ये है। फिर ये हमारा हॉरिजॉन्टल चैनल रनर, रनर से पास होता है। रनर से पास होने में ना ये जो लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज हैं, हाई डेंसिटी इम्प्योरिटीज और लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज होती है, तो वो हाई डेंसिटी इम्प्योरिटीज किम बॉब में ट्रैप हो जाती है। सॉरी, लो डेंसिटी इम्प्योरिटीज यहाँ पे भी एक गोला होता है जिसे बोलते हैं स्प्लैश कोर। ये सिस्टम मैंने थोड़ा गलत बनाया, ये ऐसा होता है फिर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम ध्यान से देख लेना। इसे बोलते हैं स्प्लैश कोर, SPLASSCORE। मुझे अभी फोर्थ सेमेस्टर में समझ में आया, पता चला, तब नहीं पता था। तो जो लो हाई डेंसिटी इंप्योरिटीज होती है, यानी भारी चीज होती है यहाँ सेटल डाउन हो जाती है। लो डेंसिटी इंप्योरिटीज होती है जैसे कोई धूल वगैरह हो गई उड़ के यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो इन दोनों का काम ये होता है। रनर का काम होता है गेट तक, ये गेट है, बेसिक लिटरल गेट है। यहाँ से मेटल जो होता है एंटर करता है कैविटी को, जहाँ पे हमारा मिट्टी और वो है पैटर्न है जिसके शेप में आ जाता है। तो यहाँ पे हम राइजर लगा देते हैं। तो हमने जानते क्या क्या पढ़ा, पोरिंग बेसिन का काम क्या है, मेटल को अंदर अलाउ करना। उसके बाद स्क्रू का काम क्या है, वर्टिकल चैनल है जो मेटल को नीचे तक लेके जाता है। बीच में क्या है हमारा सिरेमिक फिल्टर है जो कि हमारे मेटल की इम्प्योरिटी रोकता है। और टेपर्ड स्क्रू इसलिए क्योंकि एयर एस्पिरेशन, हवा भगा देता है ताकि हमें एटमॉस्फेरिक एयर नहीं चाहिए। नीचे क्या है हमारा, एक वो है, वो स्प्लैश कोर है जो कि इम्प्योरिटी रोकता है, और एक स्प्लैश कोर है इम्प्योरिटी रोकता है ये, ठीक है। हाई डेंसिटी इम्प्योरिटी रुक जाती है। और क्या करता है, स्पीड रख रोकता है, कभी ये पूरी सिस्टम गेटिंग सिस्टम की घिस जाए इसकी पूरी साइड्स। फिर रनर क्या हॉरिजॉन्टल चैनल प्रोवाइड करता है हमारा, लो डेंसिटी इम्प्योरिटी रोकता है, मेटल प्यूरिफाई करता है, कैविटी में ले जाता है, कैविटी में यहाँ पे मेटल सॉलिडिफाई होता है। सॉलिडिफाई कैसे होता है, सॉलिडिफिकेशन अब आते हैं ऊपर। मेटल जो सॉलिडिफाई होता है ना, मेटल की हीटिंग होती है। मेटल के सॉलिडिफिकेशन के 3 स्टेप होते हैं हमारे हीट ट्रांसफर की वजह से। एक होती है हमारी सेंसिबल हीट, एक होती है हमारी लैटेंट हीट। सेंसिबल हीट में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, हमारा फेज सेम होता है। फेज यानी कि सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, गैस है तो गैस रहेगा, ठीक है, गैस का सिस्टम ही नहीं। लैटेंट हीट में क्या होता है, टेम्परेचर सेम रखते हैं, फेज चेंज होता है। ये रियल में होता है, हमने 11th-12th में पढ़ा होगा ये। टेम्परेचर सेम, एक सॉलिड को गैस बनने में, फॉर एग्जांपल वाटर है, गैस बनने में क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का वो है बॉइलिंग पॉइंट है, लिक्विड से गैस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, बस स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रॉपर, यहाँ पर भी ये सेम होता है हमारा। तो इस स्टेप से सॉलिडिफिकेशन के, सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, हमें ना मेटल कम पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल मेटल है ना सॉलिडिफाई होता है, यहाँ पे 2 तरीके की सॉलिडिफिकेशन होती है, ये देख लेना, रीड कर लेना। डेंड्राइटिक सॉलिडिफिकेशन, मेटल सॉलिडिफाई बेसिक मकसद है उस पैटर्न में डल के मेटल सॉलिडिफाई होगी, शेप ले ले। अब मेटल ऐसे तो सॉलिडिफाई नहीं होगा कि चारों सरफेस सॉलिडिफाई हो रही, धीरे धीरे यहाँ से सॉलिडिफाई होके एंड तक सॉलिडिफाई हो जाएगा, पूरा एंड में शेप बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है, जैसे हम पानी डालते हैं हम लोग उसमें,
फिर उसमें अरे फ्रीजर में पानी डाल देते हैं। कभी देखा आइस कैसे बनती है उसमें? धीरे 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 आइस बन के ऊपर साइड तक चढ़ जाती है, कभी एक साथ आइस नहीं बनती है, समझ में? पहले बेस लेयर बनती है ऊपर हल्का सा, अगर आप निकाल लो हिला दो ना थोड़ा तो ऊपर में बर्फ की लेयर तैरेगी और नीचे पानी होगा। तो वैसे ही मेटल सॉलिडिफाई होता है। तो उसमें ना हमें एक्स्ट्रा मेटल की जरूरत पड़ती, तो वो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है राइजर, एक पार्ट आता है, कुछ नहीं आता, एक चैनल होता है राइजर, जैसे स्क्रू वर्टिकल चैनल है, राइजर एक वर्टिकल चैनल है, जिससे हम एक्स्ट्रा मेटल टाइम टू टाइम सप्लाई करते रहते हैं। तो राइजर क्या करता है? राइजर के दो काम है, एक एक्स्ट्रा मेटल सप्लाई करना, जब हमारा मेटल जो है ना सिकुड़ जाता है, अच्छे से सॉलिडिफाई ना हो, तो एक्स्ट्रा मेटल सॉलिडिफाई करना, जिस मेटल की सेम कंपोजिशन हो, जो मेटल यहाँ डाला था वही मेटल हम यहाँ से डालना है। राइजर का दूसरा काम क्या होता है? एक वर्टिकल चैनल है, लिटरली एक ऐसा वी शेप्ड वर्टिकल चैनल है जो एटमॉस्फेयर से भी खुला हुआ है। सेकंड शेप क्या होता है? अगर यहाँ पे भी कोई हवा बाकी रह जाए तो एटमॉस्फेयर में निकाल दो उसे। तो ये हो गया प्रॉपर गेटिंग सिस्टम हो गया। कोरन चैप्टर ये रीड कर देना। अब इसका ना कुछ टाइप्स होता है हमारे, ये बता रहे हैं। अब कास्टिंग होती है हमारी, ठीक है? कास्टिंग की ना टाइप्स होती है हमारी। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होती है, उसकी तीन टाइप्स होती है, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल होगी, बट सेंट्रीफ्यूगल होगी, सेमी सेंट्रीफ्यूगल होगी, सेंट्रीफ्यूगल होगी। इसमें ना रोटेटिंग स्पीड का डिफरेंस है, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, रोटेटिंग स्पीड का डिफरेंस है, डायग्राम का डिफरेंस है, बस। तो कास्टिंग के, अब सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के तीन टाइप्स क्या होगा हमारे यहाँ पे देखना है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के तीन टाइप्स ये रहे, डायग्राम ये रहे, कहाँ गया? कहानी वहां से पढ़नी, डायग्राम ये देखना। ये एक्सपेक्ट मत करना कि कास्टिंग में मैं बताऊं क्या क्या कहाँ हो रहा है, तीनों में मकसद ये घुमा रहे हैं, अब क्या हो रहा है वहां पे रीड कर देना, ठीक है? सेल कास्टिंग एक्स्ट्रा है। प्रेशर कास्टिंग, डाई कास्टिंग में हॉट और कोल्ड चैम्बर होता है हमारा, ये है मेन। प्रेशर डाई कास्टिंग में हॉट डाई कास्टिंग होती है, कोल्ड डाई कास्टिंग होती है, इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। एक कास्टिंग का एक तरीका है, दूसरे ये तरीका होता है। एक में जो होता है ना, हम अलग से मेटल को गर्म करके, बाहर से गर्म करके हम अलग से, चम्मच को बोलते हैं सैडल, मोल्टेन मेटल हम अलग से डालते हैं, ठीक है? अलग से डालते हैं। या हॉट चैम्बर में होता है, अलग से मेटल डालते हैं हम कैविटी से, और उसे हम, ये गेटिंग सिस्टम जो था ना, अब इसे हम ऊपर जो गेटिंग सिस्टम है ना, गेटिंग सिस्टम में एंड में पहुंचा रहे हैं, उससे पहले हम मेटल से क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो और है, ठीक? गेटिंग सिस्टम में ये साइड इसे हटा दिया हमने, अलग से डाल दिया तो हॉट चैम्बर है। और वहीं एक सिस्टम में हमने गर्म करने का भट्टी लगा दी, वो कोल्ड चैम्बर है, ठीक है? तो ये देख लेना, हॉट चैम्बर कोल्ड चैम्बर देख लेना, उसकी रीड वहां से कर लेना हमने। लेकिन न्यूमेरिकल बेकार है। अब इसमें ना कुछ क्रैक्स आते हैं, कास्टिंग डिफेक्ट्स आते हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट्स आते हैं। कास्टिंग डिफेक्ट्स ये बेकार है, ये सब बेकार है। कास्टिंग डिफेक्ट्स, वेल्डिंग डिफेक्ट्स सब हमें यहाँ से देखने हैं। कास्टिंग में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, ये प्रॉपर कॉज क्या है, रेमेडी क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और डायग्राम क्या है, ये प्रॉपर ये मैजिक क्या है, तो बढ़िया मार्क्स दे देते, ठीक है? तो ये डिफेक्ट्स हो गए। फिर ये डाई कास्टिंग में यहाँ पे प्रॉपर मैंने वहाँ पे भी लिखी है, यहाँ पे भी लिखी है, हॉट डाई कास्टिंग और कोल्ड डाई कास्टिंग, तो ये भी है। अब आता है सेकंड असाइनमेंट। सेकंड में अब वेल्डिंग वगैरह आ गया हमारा। वेल्डिंग का बेसिक मकसद क्या है? दो मेटल के पीसेस को लेना, बीच में एक एक जैसे देखा होगा कभी खिड़की वगैरह बनती है तो उसमें मेटल वगैरह का हिस्सा होता है, तो बीच में से एक टच कराना, एक रॉड होता है, जैसे सोल्डरिंग भी तो यही है, एक तरीके की यही है, वेल्डिंग ही है। एक रॉड है, रॉड में से एक प्रॉपर इलेक्ट्रोड है, मतलब लोहा है, इसे हम गर्मी डाल दें, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी, ये तार से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी डाल दें, चू 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 करके क्या हो रहा है, यही पिघल के इनमें एक जॉइंट बना दे रहा है, बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, फ्यूजन बॉन्ड बोलते हैं। तो ये क्या है? मेटल, दो मेटल ऐसे थे चिपका के रखे, बीच में जो है एक बॉन्ड बन गया हमारा, ठीक है? तो ये मेटल को, दो मेटल को जोड़ने का हिस्सा होता है हमारा, ठीक है? अब इसे अच्छे से चिपकाए रखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। चिपका के रखने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लक्स डालते हैं। फ्लक्स में देखा होगा कि एक गोल सा शू पॉलिश जैसा एक डब्बा होता है, उसमें हम डिब्बा दबा के हम अपनी मशीन का वो जो चोंच डुबो डुबो के यहाँ पे जलाते हैं। तो वो क्या करता है ना, वो उसकी ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है कि वो उसमें इतना परसेंट ये होना चाहिए, उतना परसेंट ये होना चाहिए, उस वजह से ये इसके बॉन्ड मजबूत करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो ये ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। कुछ जगह हम लिक्विड फ्लक्स होता है, जैसे शू पॉलिश है, वैसा टाइप का हम जेली टाइप फ्लक्स लगाते हैं। कुछ जगह हम एयर, एक चैम्बर बना देते हैं, उसमें हम अपना चोच डालते हैं, और उस वहाँ पे एक ऐसी एयर डली होती है, इनर्ट गैस, ग्रुप 18 ऑफ पीरियोडिक टेबल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब डालते हैं, तो वो मदद करती है चिपकने में मेटल को। मेन मकसद होता है दो मेटल चिपकाना। अब इसमें ना हम यहाँ पे नहीं देख सकते, हम वेल्डिंग में ये दे सकते हैं। हम वेल्डिंग है, वेल्डिंग की कहानी ये रही। ये वेल्डिंग की टाइप क्या होगी? आर्क वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग होती है, रेजिस्टिंग वेल्डिंग होती है, लेजर वेल्डिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है। मेन वेल्डिंग ये दोनों है, ठीक है? आर्क और गैस, लेकिन रेजिस्टेंस भी बहुत बार पूछ रही है, हमसे पूछी थी। तो अब गैस वेल्डिंग में पहले तो फ्लेम्स ऑपरेट है। पहले तो वेल्डिंग जब भी करते हैं ना हम, तो एक धुआं निकलता है, शू 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 करके धुआं निकलता है। वो धुआं
3 टाइप का होता है। तो वो बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन फ्लेम, बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन कौन सा इलेक्ट्रॉन किस शेल से कूदा कि क्या एमिट हुआ, कलर हुआ, क्या शेप हुआ, साइज हुआ, वो फ्लेम्स के टाइप्स देख लेना, ये 3 नंबर में आता है। अब वेल्डिंग आती है TIG MIG। सबसे पहले ये देखना, आर्क वेल्डिंग हो गया हमारा। आर्क वेल्डिंग में कुछ नहीं, मैं एक और PDF शेयर कर दूंगा जो हमारे सेमेस्टर में है। आर्क वेल्डिंग में जब भी हम चोच टच कराते हैं ना, तो एक तरीके का ना चिंगारी निकलती है, तो वही एक आर्क बोल दें उसे, एक आर्क बोल दें उसी चिंगारी को। उसका PDF भेज दूंगा, रीड कर देना, ठीक है। उसी चिंगारी को आर्क बोल दें, जो कि मैं दिखाता हूँ अभी, रुको। हम्म, 1 मिनट रुक जाओ, मैं चाह रहा हूँ कि इसी वीडियो में सब खत्म हो जाए, इसीलिए तुम्हें बार बार दिमाग खराब करने की जरूरत ना पड़े। एक मिनट रुको। अच्छे से यहाँ बताया भाई मैंने। ये PDF भी मैं शेयर कर दूंगा। तो आर्क वेल्डिंग की ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ है। तब तक मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं वेल्डिंग होता है हमारा, मैंने बता दिया। दो मेटल को जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, गैस की मौजूदगी में या अलग से हमने शीशी से फ्लक्स लेना है, उसके हिसाब से हो जाता है हमारा गैस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में बस शू 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 होता है हमारा, प्रोडक्शन का जमाना चाहिए रही हमारी। इसमें ना सब मत पढ़ना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मतलब का नहीं है। बस वेल्डिंग में मैं दिखा रहा हूँ। नीचे से जो ये भी एक्सपेरिमेंट 4 तक तुम्हारे काम का नहीं है। हाँ, 5 भी काम का नहीं है, 6 काम का है। नहीं, 6 भी काम का नहीं है, कहाँ गया यार। ये है बेसिक आर्क वेल्डिंग, 6 काम का है। इसमें आर्क वेल्डिंग के बारे में बताया है, फिर बेसिक वेल्डिंग बताइए। इसमें कोई वेल्डिंग के टाइप्स नहीं बताए, सबसे पहले आर्क वेल्डिंग बताइए, फिर उसमें टाइप्स बताए हैं, बेसिक वेल्डिंग सर्किट बताया, फिर डायग्राम बताया कि वेल्डिंग में क्या है, फिर हमारे जॉइंट्स बताए, वेल्डिंग में किस तरीके के जॉइंट्स बनता है, फिर आर्क शील्डिंग बताया कि इनर्ट गैस हम वही जो मैंने बताया डब्बे से शीशी से देते हैं हम कोर, ये फ्लक्स, या हमने गैस हटा दी उस पर डिपेंड है। प्रिकॉशन वगैरह हटा देना, ये हमारा प्रैक्टिकल था। उसके बाद TIG MIG बताया। TIG MIG नहीं देखना, हमने ये देखना कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मेथड। अब आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है, इलेक्ट्रोड वेल्डिंग होती है, वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग आता है TIG, और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में आता है हमारा मेटल इनर्ट गैस आता है अलॉन्ग विद अदर। इसमें आता है शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसकी बेसिक्स बताया, डायग्राम बताएं, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग बताया, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बताया, सारे टाइप से। तो ये बहुत ही शॉर्ट में है। तुम्हें क्या करना है, इस फाइल से देखना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रीड कर देनी वेल्डिंग के बारे में, फिर चुपचाप यहाँ पे आना, TIG MIG की शॉर्ट नोट्स है, फिर सारे टाइप ऑफ वेल्डिंग की शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। सारे वेल्डिंग के शॉर्ट नोट्स है, ये रीड करना है। फर्स्ट स्टेप मैंने बता दिया, मुझसे दोबारा मत पूछना। फर्स्ट स्टेप फाइल देखनी है, सेकेंड स्टेप ये शॉर्ट नोट्स देखने हैं, TIG MIG प्रॉपर ये पढ़ लेना है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रॉपर वेल्डिंग की रीड कर देना है। जब प्रॉपर वेल्डिंग खत्म हो जाए तब जाना है चुपचाप मैन्युफैक्चरिंग के असाइनमेंट्स में। असाइनमेंट्स में ये TIG MIG में एक और डिफरेंस है, इनकी फ्लेम्स में डिफरेंस है, और वेल्डिंग के बारे में डिफेक्ट्स है। डिफेक्ट सिर्फ यहाँ पे असाइनमेंट में है, डिफेक्ट कॉजेज और उसके सॉल्यूशन और डायग्राम वगैरह यहाँ पर है, देख लेना है। और यहाँ पे दोबारा है उस वेल्डिंग के टाइप्स के बारे में, समझ में आ गई। तो 10 जगह बता रखा है, कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग दोबारा है, सब कुछ 10-10 जगह बता रखा है। अब ये जो है मेटल जो है ना हमारा फोर्जिंग वगैरह मैं नहीं बता रहा, बहुत ही सिंपल है, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, देख लेना। इन सब में ना हमने क्या करा, सबसे पहले हमने मेटल बनाया, पहले पिघला के मेटल बनाया हमने। यहाँ से देखते हैं, मेटल फॉर्मिंग है, यहाँ से मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, खुद देखना है तुम्हें, यहाँ से मैं नहीं बता रहा। इसमें मेन मकसद क्या है, अभी हमने मेटल बना दिया, ठीक है। मेटल हमने पहले, अब ये पीछे मत देखो, अभी मेटल बनाया, पिघला के हमने कास्टिंग वास्टिंग करके मेटल जो बनाया उसे हमने जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, उस मेटल को शेप देना है। यहाँ पे हमने जू करके जोड़ दिया हमने, कास्टिंग करके, सॉरी वेल्डिंग करके, अब हमें उसे शेप देना है। अब इसमें ना कॉइनिंग प्रोसेस आ जाता है, कॉइनिंग आता है हमारा, डाई फोर्जिंग होती है हमारी, हाइड्रोलिक प्रेस आती है। तो वो ना डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, इसमें रीड कर देना असाइनमेंट, और ये रीड कर देना, आराम से समझ में आ जाएगा भाई तुम्हें, ठीक है। रोलिंग आता है, हमने 2 रोलर लगाए जो अपोजिट या सेम साइड मूव कर रहे हैं, हमने मेटल हमने यहाँ से पास करा है, चोच बन के निकल गए। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बैट जैसा होता है ना चोचिया, अगर वही चीज़ मेटल से बनाते हम, तो हम एक मेटल का लंबा टुकड़ा पास करें तो वो चोच बन के निकल जाती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके बहुत ही तमीज से मैंने देख रखा है, रीड करोगे आराम से समझ में आ जाएगा।
होल चीज़ क्या बताना चाह रही है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, वो मैंने बता दिया। टाइप्स मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। जो मेन चीज़ थी मैंने बता दिया। इसमें कुछ शीट मेटल वर्किंग, अब मेटल वर्किंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि मेटल को हमने कैसे एक शेप दिया, ऐसा हमने धक्का दिया तो हमने एक ऐसा शेप निकल के आ गया कटोरी का, एक हमने छेद कर दिया बीच में गोल सा तो वो हमारा कॉइन बन के आ गया, और वो हमने हाइड्रोलिक प्रेस से दबा दी तो मेटल फिचक गया। तो ये सब यही बता रहा है बस, ठीक है, किस एंगल पे दबाएं। डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब है, हमने शाफ्ट वगैरह घुमा दिया, तो ये सब कुछ नहीं है हमने। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कौन से पॉइंट पे ब्लैंकिंग बोलते हैं, कौन से पॉइंट पे पंचिंग बोलते हैं। अगर फाइनल प्रोडक्ट हमें ये बनाना है, अगर हमें सिक्के निकालने हैं, ठीक है, शीट है, सिक्के निकल के आ गए, हमारा फाइनल प्रोडक्ट मकसद है सिक्के बनाना, तो वो की ब्लैंकिंग, वो प्रोसेसर है ब्लैंकिंग। और फाइनल मकसद हो गया, जैसे होता है ना हमारा अलमारियों में होता है स्क्रू डालने के लिए हम छेद बनाते हैं, तो ये ढांचा बनाना उसे बोलते हैं पंचिंग। ये ढांचा हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। देखो कि आराम से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे भी हमने शॉर्ट में दिखा रखा है। अब आता है हमारा, क्या होता है हमारा पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी में कुछ नहीं, यही आंसर, ये आंसर सबसे इंपॉर्टेंट, ये पेपर में क्या आना स्टेप्स है, ये अल्फाबेटिकली याद कर सकते हो तुम। स्टेप्स है, ऑटोमाइजेशन वगैरह है, ये स्टेप्स है मेटलर्जी। पाउडर से हमने कैसे खेलना है, वही डायग्राम है। पाउडर से हमने मेटल पाउडर से कैसे खेलना है और एक शेप बनाना है, वो है पूरा ये डायग्राम्स के साथ। तो ये असाइनमेंट्स का काम हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे बस वेल्डिंग के लिए था, TIG MIG तक ही था, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे। सैंड कास्टिंग है यहाँ पे गेटिंग सिस्टम, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मैंने बता दिया, सिर्फ कास्टिंग यहाँ से देखनी है। अब आता है लास्ट, आता है हमारा पाउडर मेटलर्जी में फोर्जिंग वगैरह होता है, यही इंप्रेशन वगैरह जो दबाना था, ये सब यहीं पे है। कास्टिंग है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। डीप ड्राइंग वगैरह प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस के बारे में। कास्टिंग हो गया, सॉरी कास्टिंग खत्म हो गया, ड्राइंग हो गया। मेटल को एक चोच निकाल के शेप देना तो ड्राइंग है, वो कैसा वायर एंड बार ड्राइंग है, डीप ड्राइंग है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेटअप है। मकसद यही है चोच निकालना, इसकी एक शेप देना, ठीक है। और अगर सिक्का निकालना तो ब्लैंकिंग कॉइनिंग हो गया, ये सब हमारा। तो यही सब है मेटल पे अब क्या ऑपरेशन कर रहा है। फिनिशिंग प्रोसेसेस भी आते हैं कुछ, फिनिशिंग प्रोसेसेस के बाद शीट मेटल ऑपरेशन भी हमने बता दिया। उसके बाद फिनिशिंग प्रोसेसेस में भी कुछ आता है हमारा, एंड में आता है पाउडर मेटलर्जी, उसमें कुछ अल्फाबेटिकल स्टेप से याद करने का तरीका है। अब आता है मेटल पे काम खत्म हुआ तो प्लास्टिक पे कैसे काम खत्म है, तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक के हमारे डिफरेंस हो गया, फिर हमारे प्लास्टिक पे कैसे काम कर रहे हैं वो सब है। रीड कर दोगे बढ़िया समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा हाथी घोड़ा नहीं है। रीड करने से पहले सबसे पहले याद रखना, ये वीडियो पूरी देख लेना। एंड में जो रीड कर रहे हो ना, तो इसे ध्यान में रखना कि इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसमें मुझे आंसर बनाना है, मुझे कहानी नहीं लिखनी, आंसर बनाना है। और आंसर के टाइप में ही मैंने पीछे नीचे आंसर लिख रखे, आंसर के फॉर्मेट में मैंने असाइनमेंट्स बना रखा है। और एंड में हमारा ये हमारा एक्सट्रूजन वगैरह प्रोसेस है, बस प्रोसेस है, डायग्राम में कहानी है। तो फिल्म जोएंगे एंड में मैंने अपने हिसाब से याद करने के लिए एक जगह डायग्राम लिख रखे हैं, वो तुम देख लेना, खत्म है, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खत्म है। इससे ज़्यादा मैं बच्चे की तरह नहीं पढ़ा सकते। जब मैंने 3 PDF बता दिए, 3 PDF भेज भी दिए, पढ़ा भी दिए, समझा भी दिए, क्या बता दिए, इससे ज़्यादा इससे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा सकता मैं। अब तुमने याद नहीं किया ना, फिर मुझे लिटरली गुस्सा आएगा। इतने ढंग से बताने के बावजूद अगर याद नहीं किया, गुस्सा आएगा। आधे घंटे में पूरा सेमेस्टर समराइज कर दिया, पूरे 4